फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे एडिटोरियल्स में। पहला जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसके लिए हमें गर्व भी होना चाहिए। आदित्य L1 जो हमारा मिशन है, समझे, सन को ऑब्जर्व करने का, समझे, ये हेलो ऑर्बिट में प्लेस्ड हो गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है स्टूडेंट। और ऐसे बहुत कम यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा के बाद हम ही केवल हुए हैं जो कर पाए हैं ये चीज़। तो अपने आप में गर्व का विषय है कि 3rd कंट्री हुए हैं हम लोग इस लिस्ट में, ठीक है। तो यस, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आदित्य L1 मिशन। और सन को अध्ययन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सन कितना बड़ा मास है, सन अभी भी अपने आप में गुत्थी है। जो सन का जो सरफेस है फोटोस्फीयर, उसका जो टेम्परेचर है और जो कोरोना का जो टेम्परेचर है, कितना अंतर है दोनों में, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कि नहीं है, बताओ। कैसे सन से सोलर विंड निकलता है, कैसे सन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसकी वजह से सोलर मैक्सिमा सोलर मिनिमा होता है, करेक्ट। और उसका फिर कोरोनल मास इंजेक्शन कैसे होता है, ये अपने आप में गुत्थी है कि नहीं है, बताओ। तो इसी को सुलझाने के लिए आदित्य L1 निकल पड़ा है। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे एक तरह से ज्योग्राफी का कोर हिस्सा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी का, और जो कि तुम लोग पढ़ चुके हो। तो इट इज़ योर ड्यूटी टू प्लेस दिस एडिटोरियल अंडर दैट सब्जेक्ट, अंडर दैट टॉपिक। तो आप उस टॉपिक के अंदर डाल सकते हो जहाँ पे हमने सोलर फ्लेयर्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पे डाल दोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारा, समझे, नॉलेज और इंक्रीज हो जाएगा। 18 नंबर देखो, नीति आयोग का ही आया है एंड इट इज़ अ ट्रू ऑल्सो। जब से मोदी जी का सरकार आया है तो जो मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है वो काफ़ी घटा है। 29% था और घट के तुम्हारा 11% हुआ है। रिसेंट देखोगे तो वर्ल्ड बैंक का भी आंकड़ा यही 10-11% का ही कहता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ। लगभग 25 करोड़ आदमी पॉवर्टी इंडेक्स से निकला है बाहर। तो ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा सक्सेस माना जा सकता है, समझे, ये मार्वलस अचीवमेंट है। लास्ट देखते थे, जान रहे हो कि ताइवान में क्या हुआ है ना। तो ये जो ताइवान का जो यंग पीपल है, यूथ पीपल है, वो अभी भी चाहता है कि उसको स्पेस मिले, उसको फ्रीडम मिले। और यही कारण है कि उसने प्रो चाइनीज़ पार्टी को वोट ज़्यादा नहीं दिया, उसने ताइवानीज़ पार्टी को वोट दिया जो चाहता है कि ताइवान इंडिपेंडेंट रहे। और इसे जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जियो पॉलिटिकल चीज़ छुपा हुआ है, जियो स्ट्रेटेजिक चीज़ छुपा हुआ है वहाँ पे। तो समझेंगे इसको भी बहुत अच्छे से, क्योंकि चाइना को हांगकांग का एपिसोड याद है। हांगकांग में क्या हुआ है ना, इतना बड़ा मूवमेंट किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, चाइना क्रश कर दिया। तो ये पता है उन लोग को, इसलिए देखो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को मिला है जो चाइना को जो चाहता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री बन के आगे जाए। देखो मिला। अब इसे देखो सर दर्द शुरू हो जाएगा ना फिर शी जिनपिंग का। तो इसका बोल तो रहे 2024 में इतना इलेक्शन है, 40 कंट्रीज में इलेक्शन है। एक इलेक्शन इसका भी था, बांग्लादेश का भी इलेक्शन हुआ। बांग्लादेश के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे, ओनली 42% टर्न अराउंड हुआ उसमें। तो समझते, पहला एडिटोरियल बड़ा है, उसको एक एक चीज़ समझेंगे, और जो समझोगे तो तुम्हारा एक तरह से रिवीजन होगा, समझे। 70 नंबर देखो, विथ आदित्य L1 प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट व्हाट कैन द नेशन एक्सपेक्ट। अब हेलो ऑर्बिट क्या है तो थोड़ी देर में समझेंगे। और आदित्य L1 प्लेस्ड हो चुका है। L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1, समझे। ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं स्पेस में, सन और अर्थ के बीच में। और इस पॉइंट में क्या होता है कि जो फोर्स है न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों फोर्स, और इसलिए फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा उस जगह पे। और इस तरह का जो खोज है वो 19वीं सेंचुरी में खुद एक साइंटिस्ट जिसका नाम लैग्रेंज है उसने आविष्कार किया था, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियानाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये लाइफ मिनट के अखबार में आया था 6 जनवरी को। देखो क्या है मामला। हाँ, इसरो ने फाइनली आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट जो हमारा सैटेलाइट है, समझे, उसको प्लेस कर दिया हेलो ऑर्बिट में। और कौन सा पॉइंट में, लैग्रेंज पॉइंट 1। तो हेलो ऑर्बिट और लैग्रेंज पॉइंट 1 के बारे में अभी थोड़ी देर में समझेंगे, मगर इसरो ने कर दिया है ये चीज़, समझे। और हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर बोला है कि ये हमारा
बहुत ही रिलेंटलेस डेडिकेशन है, मतलब बिना थके हुए हमने ये अचीव किया, बहुत मेहनत किया हमने इसके लिए, क्योंकि ये जो मिशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन है, समझे। स्पेस का आदित्य L1 देखो, ये पहला, यदि इसरो का देखें तो ये पहला इस तरह का ऑब्जर्वेटरी है, पहला इस तरह का अध्ययन होने वाला चीज़ है जो कि हम लोग सन के बारे में समझेंगे। पहला ऑब्जर्वेटरी है इसरो का, और वर्ल्ड का देखोगे तो ये थर्ड में आएगा, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद इसरो है। हमारा इसरो का, हमारा इंडिया का तो पहली बार मिशन है इस तरह का, इसलिए आदित्य L1 हमारा फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि सन को अध्ययन करेगा। लॉन्च कब किए थे हम लोग? सितंबर 2, 2023 को ही किए थे। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि हरिकोटा में है, श्री हरिकोटा में है। समझ गए स्टूडेंट। अब जहाँ तक सवाल है L1 जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है, तो कितना दूरी पे है? हम जानते हैं कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, हम जानते हैं इस बात को। और अब देखो ये बहुत ज़्यादा दूर सफ़र नहीं कर रहा है। यदि हम अर्थ से डिस्टेंस देखें तो ओनली 1.5 किलोमीटर ही है, ओनली 1.5 मिलियन किलोमीटर ही अर्थ से दूर है, यानी कि सन से बहुत दूर है ये स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि सन के बहुत नज़दीक है। यदि हम सच में बोले कि जो सन के बहुत नज़दीक जो स्पेस क्राफ्ट है वो नासा का है, पोलर पार्कर वाला जो था, सोलर पार्कर जो मिशन था नासा का, वो बहुत ही सन के नज़दीक था, समझे। बट हमारा ये जो मिशन है ये सन के बहुत नज़दीक नहीं है। अब देखो ना 150, हाँ 150 है कि नहीं है, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है सन और अर्थ का डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो अर्थ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ओनली 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो यानी कि अभी भी 14.8 कितना, सॉरी 148.5 अभी भी दूरी होगा वहाँ से। मगर उस पॉइंट में लैग्रेंज पॉइंट 1 में क्या है कि बैलेंस हो गया फोर्स, यही कारण है कि वो एकदम स्टेबल है। आया समझ में ना? तो देखो इसलिए लिखा गया ना कि जो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है उसका 1% है, ये ओनली 1% है अप्रॉक्सीमेटली। समझ में आया स्टूडेंट ये? तो कहाँ पे हमने पॉइंट किया है? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो सन है, देखो एवरेज डिस्टेंस वही बोला ना, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है सन, एवरेज निकाला गया है। और जानते हो कि जो सन का जो स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और लगभग 8.5 मिनट लगता है उसको अर्थ में पहुंचने में। और याद करो स्टूडेंट, याद करो तुम लोग, जो सोलर फ्लेयर्स है उसका भी स्पीड इतना ही लगता है, सोलर फ्लेयर्स का, हाँ सोलर विंड को लगता है टाइम। अब हमें ये समझना होगा, यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि सोलर विंड का मतलब क्या होता है? हाईली एनर्जाइज पार्टिकल्स जो निकलता है वहाँ से, दैट इज कॉल्ड योर, हाँ सोलर विंड। और दूसरा क्या है? सोलर फ्लेयर क्या है तुम्हारा? हाँ इसमें, हाँ इसमें बहुत सारे रेस सब, रेडिएशन सब निकलता है। हाँ बिल्कुल, जब बिल्कुल सोलर मैक्सिमा होता है, ब्लैक स्पॉट फॉर्म होता है, तो ये रिलीज होता है तुम्हारा कोरोना से, बाहर से। और एक है कोरोनल मास इजेक्शन जो कि प्लाज्मा रिलीज होता है, जो बहुत हॉट गैसेस रहता है। सही बात है, ये 3 चीज़ के बारे में तुमको पता होना चाहिए स्टूडेंट, समझे, क्योंकि हमारा जो विषय है इसी 3 चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो, हाँ आगे देख सकते हो, वाई इज इट इम्पॉसिबल टू ट्रेवल टू द विसिनिटी ऑफ द सन। अब देखो कहाँ सन के नज़दीक ट्रेवल कर सकते हो क्या? सन तो बहुत गर्म है। सरफेस टेम्परेचर देखो, सरफेस टेम्परेचर कितना है? 6000 सेल्सियस गर्म है। मगर जब कोरोना का बात करेंगे तो कोरोना तो 1 मिलियन टू 2 बिलियन तुम्हारा गर्म है। वो सबसे बड़ा मिस्ट्री यही ना है जी, कि सरफेस टेम्परेचर का मतलब जो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो मात्र 6000 सेल्सियस है, 6000, और 6000 भी बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। मगर जब कंपेयर करेंगे हम अर्थ का सरफेस, सन का सरफेस जो कि फोटोस्फीयर है, और उसका कंपेयर करेंगे हम कोरोना से, तो कोरोना कुछ ज़्यादा ही है, समझे। नंबर 1 समझे, सन जानते हो कि हॉट आयोनाइज गैसेस है ये। हाँ US पार्कर सोलर मिशन, यही ना बोल रहे थे। यूनाइटेड रिसर्च का पार्कर जो सोलर मिशन है वो बहुत नज़दीक है। बताओ सन से मात्र 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना नज़दीक है बताओ तो। अर्थ के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो कितना ट्रेवल कर रहा है? मात्र सन से 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका मतलब इसने कितना ट्रेवल किया? इसने बहुत ट्रेवल किया ना, लगभग 144, हाँ रफली मान के चलो कि लगभग 144 मिलियन किलोमीटर इसने कवर किया। बड़ी बात है ये, और ये 2025 में बन के उभरेगा। मतलब
ये कुछ ज़्यादा आ गया। मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इतना गर्म को सहने के लिए मटेरियल उस तरह का होना चाहिए, कैडमियम टाइटेनियम इस तरह की चीज़ होना चाहिए। समझे स्टूडेंट? तो यहाँ पे समझो कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और कैसे पता चला कि सन में ये सब चीज़ है, कोरोना ये। तो 17वीं सेंचुरी में जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए थे उस समय गैलीलियो, उन्होंने अपना क्रूड टेलीस्कोप से देखा था वही, क्योंकि वो टेलीस्कोप तो उतना अच्छा नहीं था, और वही टेलीस्कोप देख के ना बोले थे कि सन भी घूमता है। सन का भी जो घूमने का जो स्पीड है डिफरेंट है पोलर साइड में और बीच में, बताया है ना क्लास में तुम लोग पहले भी। तो ये क्रेडिट जाता है गैलीलियो को, जो कि 17वीं सेंचुरी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने क्रूड टेलीस्कोप से इस चीज़ को देखा था, सन का विजिबल सरफेस को देखा था, वहाँ पे सन स्पॉट को उन्होंने चीज़ों को देखा था, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो भी उन्होंने दिया था। अब फर्दर उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उसमें वैल्यू एडिशन करते हुए गए। आगे देखो, तो क्या दोस्त सबसे बड़ा मिस्ट्री है सन का, इसको सुलझाना है। आदित्य L1 से या फिर यूएस का जो पार्कर सोलर मिशन है, ये जो 2 मिशन है, या इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी मिशन है, आखिर सन में क्या ऐसा मिस्ट्री है कि हम इतना कुछ स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं उसको समझने के लिए। तो पहला सबसे बड़ा गुत्थी देखो, जो सरफेस ऑफ द सन है, जिसको हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं, जो पहला लेयर है कि नहीं स्टूडेंट? बताओ, वो बताओ 6000 सेल्सियस गर्म है, जबकि स्टूडेंट जो एटमॉस्फेयर है, जो कोरोना है, कोरोना 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म है। ये समझ में नहीं आया किसी को अभी तक, ऐसे कैसे हो सकता है? जब नीचे का लेयर उतना गर्म नहीं है तो ऊपर का लेयर कैसे इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है? दोनों के बीच में डिफरेंस देखो ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को, कैसे हो सकता है। दूसरा चीज़ देखो कि कैसे सन हाई एनर्जी पार्टिकल्स, वही हाई एनर्जी पार्टिकल्स का मतलब क्या है? सोलर विंड। कैसे सोलर विंड को सन क्रिएट करता है, कैसे वो कोरोना से निकलता है बाहर, ये भी एक बहुत बड़ा गुत्थी। अब जानते हो कि जब सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड निकलेगा तो जो एस्ट्रोनॉट्स है, स्पेस क्राफ्ट, इसके लिए बहुत खतरनाक है। नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। नीचे जो केबल बिछा हुआ है सी के नीचे, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समझिए आखिर कैसे सोलर विंड को, है ना, क्या चीज़ से इतना ज़्यादा मतलब एक्सीलरेशन मिलता है ताकि पार्टिकल्स उसका बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा कोरोना में क्या हो रहा है, बात समझे? ऐसा कोरोना में क्या प्रक्रिया हो रहा है कि जिसकी वजह से हाईली एनर्जाइज पार्टिकल निकलता है? और सोलर फ्लेयर सबका तो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के तरह बराबर है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है स्टूडेंट? देखो सोलर विंड के बारे में डिफाइन किया गया है ये कि स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हाईली चार्ज पार्टिकल्स है ये। अब चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हीलियम, वही अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम वाला है ना जी, ये सब इसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, जिसमें आयंस रो 2+ प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है सोलर विंड में, प्रोटॉन्स निकलता है ना, अल्फा पार्टिकल्स निकलता है। कैसे, आखिर कैसे कोरोना से निकला ये, समझे? और जहाँ तक सवाल है, स्टार तो जानते ही हो तुम कि स्टार इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग द अर्थ विथ चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, लगातार आता है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को डर रहता है, हर समय खतरा बना रहता है। और एक बार यदि हम इस गुत्थी को समझ जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग ना प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम लोग पहले ही हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो वही कर रहे हैं, वही प्रयास है हमारा। वाई डू वी नीड इक्विपमेंट इन स्पेस टू स्टडी द सन? हमें क्यों इक्विपमेंट चाहिए? जाहिर सी बात हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों बोलो? अब तुम खुद सोचो कि यदि क्यों स्पेस में ऑब्जर्वेटरी बनाने की क्या जरूरत है? कहने का मतलब ये है क्वेश्चन। अब यदि तुम ग्राउंड स्टेशन बनाओगे, अर्थ में बनाओगे, तो वो सब रेस को स्पेक्ट्रोस्कोपी में उतार नहीं पाएगा, सब रेस के ऊपर एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानते हो कि सब रेस नीचे नहीं पहुंचता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बहुत सारा रेस तुम्हारा क्या होता है, वो ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं यदि स्पेस में ऑब्जर्वेटरी हो तो जितने भी सेलेसियस बॉडी से, स्पेशली सन से जो रेज आ रहा है उसको ठीक से वो ऑब्जर्व कर पाएगा। बात समझे? ये मात्र कारण है जिसके वजह से हमारा जो ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस क्राफ्ट है, हम क्या करते हैं, स्पेस में लगाने का बात करते हैं, स्पेस में उतारने का बात कर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया बहुत सुंदर तरीके से कि केवल विजिबल लाइट ही और रेडियो वेव्स ही हम सन का डिटेक्ट कर सकते हैं अर्थ सरफेस में। यानी कि यहाँ ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे तो केवल हम विजिबल लाइट, जो कि हमें मिलता है ना विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हो ना, उसमें विजिबल लाइट भी है। तो विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स को हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं अर्थ में भी वो बना के, स्टेशन बना के। परंतु यूवी रेज,
एक्स रेस, गामा रेस, समझे, ये हाईली एनर्जाइज पार्टिकल्स है, इसको आप अध्ययन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ में बहुत सारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझे। क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसको ज़्यादातर क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है वहाँ पे। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो टेलीस्कोप वाला व्यवस्था है वो स्पेस में रहे, ताकि विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अर्थ स्टेशन में ही मिल जाएगा, साथ साथ यूवी रेस, एक्स रेस और गामा रेस पे भी अध्ययन कर सके और सन का जो मिस्ट्री है उसको और अच्छे से सुलझा सके। आया समझ में ना स्टूडेंट? तो देखो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे सोवियत हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे जापानीज स्पेस क्राफ्ट हो, सब लोग लगा हुआ है और सब ने अपने स्पेस पे टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया है, ताकि सन का जो सन से आने वाले जो रेज है, चाहे एक्स रेज हो चाहे गामा रेज हो, सबको वो अध्ययन कर सके। तो ये आदित्य L1 मिशन नहीं है, बस टेलीस्कोप लगाने का बात है। जहाँ तक सवाल है, आदित्य L1 टाइप का मिशन तो 3 ही एजेंसी ने किया है। वो कंफ्यूज मत हो जाना, उधर मत जोड़ देना उसको, समझे। हाँ, यहाँ पे देखो लैग्रांज पॉइंट, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है, इटली में जन्मे हुए एक फ्रेंच साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स जीनियस, इनका नाम लैग्रेंज था, जोसेफ लुइस लैग्रेंज, ठीक है। इन्होंने अपने कैलकुलेशन से ये बताया कि ये तुम्हारा क्या है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 मैसिव बॉडीज का जो फोर्स लगता है उसके वजह से टाइनी मास वहाँ पे स्टेबल रह सकता है, समझे। और यही पॉइंट क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है। और इस तरह का 5 लैग्रेंज पॉइंट इन्होंने ढूंढा है। देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम लोग को, L1, L2, L3, L4, L5 दिख रहा है तुम लोग को फिगर में, और हमारा L1 पे, इसलिए हम आदित्य L1 मिशन कह रहे होते हैं। आया समझ में ना? तो इस पॉइंट में कहीं पे भी हम प्लेस करेंगे तो हमारा स्टेबल रहेगा। और जिस ऑर्बिट में घूमेगा बच्चा लोग, जैसे इसमें प्लेस कर देते, एक प्लेस करते तो ऑर्बिट में घूमना पड़ता है ना सैटेलाइट को भी, वो जो ऑर्बिट है उसको हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं। आया समझ में? देखो लैग्रेंज पॉइंट्स का मतलब पोजीशन है स्पेस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को भेजा जाता है और वहीं पे वो रहता है। लैग्रेंज पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल पुल है दोनों लार्ज मासेस का, यानी कि सन का और अर्थ का क्या होता है, इक्वल हो जाता है, समझे। इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बैलेंस हो जाता है, और वो स्पेस क्राफ्ट क्या है तुम्हारा, वही सैटेलाइट क्या है, वो अपना हेलो ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ वो घूमता है। तो इसलिए ये जो 5 जो लैग्रेंज पॉइंट है बहुत ही स्टेबल पॉइंट है, और यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा खर्च नहीं होगा क्योंकि वो स्टेबल जगह है। अदरवाइज मान लो कोई ऐसा ऑर्बिट में उतार देते हो, कोई ऐसा पॉइंट में उतार देते हो जो कि अनस्टेबल हो, हालांकि हेलो पॉइंट्स में भी तुमको अलग से बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ता है, उसको उसी ऑर्बिट में घूमे। वह मान लो कि तुमने किसी दूसरे पॉइंट पर रख दिया तो उसमें तुमको बहुत ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा ताकि वो स्टेबिलिटी रहे। अब जरूरी भी नहीं कि वो स्टेबल रहेगा वहाँ पे, बट थैंक्स टू दिस पॉइंट्स कि यदि इस पॉइंट पे हम उतार दिए तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और हेलो ऑर्बिट में घुमाने में उतना मेहनत नहीं लगेगा। यदि हम दूसरी जगह पे लैंड करते तो घुमाने में बहुत मेहनत लगता। आगे देखो तो ये पॉइंट देखो वही लिखा गया ना कि ये जो स्पेस में जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये स्पेसक्राफ्ट इसलिए यूज़ करता है L1, L2, L3, L4, L5 को, ताकि फ्यूल कंजम्पशन कम हो सके। समझ में आया स्टूडेंट? और ये 5 स्पेशल पॉइंट है, और यहाँ पे जो घूमेगा जिस ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, हेलो ऑर्बिट कहेंगे। तो देखो अभी तक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में भी आएगा। अभी तक 4 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट, L1 में 4 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट है स्टूडेंट, L1 में, समझे, क्योंकि इससे पहले नासा भेज चुका है, करेक्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी भेज चुका है। तो ऐसे 4 स्पेसक्राफ्ट, समझो सैटेलाइट है ये एक तरह से। तो क्या क्या है देखो एग्जांपल, देखो विंड है, सोलर है, हेलोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, सो के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर है, और डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है। तो कितना है तुम्हारा टोटल 4 स्पेसक्राफ्ट अभी काम कर रहा है L1 पॉइंट में, और हमारा जो भारत का होगा तो ये 5वां हो जाएगा इफ आई एम करेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या समझते हो, हेलो ऑर्बिट्स दिया गया ना यहाँ पे, हेलो ऑर्बिट्स। तो फिगर देखो बच्चे लोग कि हेलो ऑर्बिट का मतलब 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है तुम्हारा, L1, L2, L3, L4, L5 के आसपास तुमको मिलेगा, और उस ऑर्बिट में वो घूमेगा। तो हेलो ऑर्बिट तुम्हारा 3 सिस्टम में अवेलेबल, वही सन, अर्थ और ऑर्बिट, जिसमें घूमेगा वो, और अर्थ मून ऑर्बिट सिस्टम, क्योंकि सन और मून के बीच, सन और अर्थ के बीच में मून तो आएगा ही ना, तो वहाँ पे घूमता है, एक ऑर्बिट में घूमता है। मगर
हेलो ऑर्बिट्स अपने आप में अनस्टेबल है स्टूडेंट, इसलिए हमें थ्रस्टर यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर। थ्रस्टर समझ रहे हो ना, ताकि वो ऑर्बिट में घूम सके, वहाँ पे ध्यान दो ना। थ्रस्टर समझ रहे हो ना, जैसे हम सैटेलाइट में थ्रस्टर यूज़ करते हैं ना, ताकि ऊपर जा सके, तेज़ी से ऊपर जा सके, थ्रस्टर यूज़ करते हैं। तो इसलिए देखो हेलो ऑर्बिट्स में रोटेट करे, क्योंकि हेलो ऑर्बिट्स अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल रीजन क्या है, क्योंकि भाई और भी तो तुम्हारा वहाँ पे फोर्स लग रहा है, मून का फोर्स लग रहा है, और भी सेलेसियस बॉडी का फोर्स लग रहा है। तो इसलिए हेलो ऑर्बिट्स में ही घूमे ठीक से, हमें थ्रस्टर का यूज़ होता है वहाँ पर, हमें थ्रस्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो थ्रस्टर का यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कि सैटेलाइट को, स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में ही रखें। समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ज़्यादातर जो सैटेलाइट हॉलो ऑर्बिट में घूमता है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए ही है। समझे, साइंटिफिक पर्पस के लिए, वही कैलकुलेशन करने के लिए, सन का गुत्थी सुलझाने के लिए, सेलेसियस बॉडी का गुत्थी सुलझाने के लिए ही हम वहाँ पर रखते हैं। तो हेलो देखो, हेलो पॉइंट वही बताया गया ना कि हेलो पॉइंट्स कैसे, हेलो पॉइंट क्या क्या चीज़ से प्रभावित होता है। एक तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 प्लैनेटरी बॉडीज, इतना बड़ा ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ और सन का। उसका देखो कोरिलिस फोर्स जो लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये सभी फोर्स और भी फोर्स सब वहाँ पे एक्टिव होते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा थ्रस्टर लगता है ताकि वो अपने ऑर्बिट में ही घूम सके। बात समझे ना, क्योंकि इतना ईजी नहीं है खाली बोल देना कि ग्रेविटेशनल पुल इधर से लग रहा है उधर से, और भी तो फोर्स लग रहा है वहाँ पे। मून भी है वहाँ पे, और भी सेलेसियस बॉडी है वहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कोरिलिस फोर्स है। कोरिलिस फोर्स जान रहे हो ना, जब कोई मोशन में घूमता है तो कोरिलिस फोर्स लगता है ना वहाँ पे। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और भी फोर्स को बैलेंस करने के लिए थ्रस्टर का यूज़ किया जाता है, ताकि लैग्रेंज पॉइंट 1 में जब स्पेस क्राफ्ट घूमे, यानी कि हेलो ऑर्बिट में घूमे, तो क्या हो, एक उसका डायरेक्शन पहले से तय हो, वो अपने डायरेक्शन से भटके नहीं। डायरेक्शन से भटक जाएगा तो फिर दूसरे पॉइंट में चला जाएगा वो। आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द वेरियस अदर स्पेसक्राफ्ट। अभी तक L1 में और कौन सा स्पेसक्राफ्ट ने काम किया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर में बताया है। इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने, बच्चे लोग, दोनों ने ही मिलके सबसे पहले L1 को एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भेजा था। इसी मिशन को हम सोहो मिशन कहते हैं, जो कि 1995 में एग्जीक्यूट किया गया। आया समझ में। L1 पे स्पेसक्राफ्ट उतारा गया फर्स्ट कब, किसके मेहनत से, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नंबर 1। अब उसके बाद देखो, नासा एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर, ये भी था ना अभी, और विंड स्पेसक्राफ्ट, ये तुम्हारा सेकंड और थर्ड है तुम्हारा, जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए। पहला क्या हो गया, सोहो। सेकंड क्या हो गया, एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर, किसका, नासा का। तीसरा कौन हो गया, विंड स्पेसक्राफ्ट। समझ गए ना। तो सेकंड और थर्ड हो गया ना। अब देखो यहाँ पे देखो, जो डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है, ये 4th स्पेसक्राफ्ट है, जो कि L1 में डाला गया। और हमारा जो L1 जो होगा, हमारा जो आदित्य L1 होगा, ये क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा L1 पॉइंट में। होप सो समझ में आ गया होगा। बट इस बात को तुमको समझना होगा। देखो ये बात समझने वाला चीज़ है कि L1 में क्या क्या डाले। L1 में सोहो डाले, है ना, सोलर हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी 1995 में। देखो यहाँ समझने वाला चीज़ है स्टूडेंट, सोहो डाले फर्स्ट, सेकंड क्या डाले, एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर और विंड स्पेसक्राफ्ट, 3 हो गया। चौथा जो डाले हैं डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, ये चौथा डाले, मगर ये सन को अध्ययन नहीं करेगा, ये अर्थ को अध्ययन करेगा, ये डिफरेंस है। तो यानी कि हम कहे तो टोटल कितना लैग्रेंज पॉइंट में टोटल अभी आदित्य L1 को मिला, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं ये 5 में 4 जो है वो सन को अध्ययन कर रहा है, और एक जो है वो किसको अध्ययन करेगा, अर्थ को अध्ययन करेगा, और उसका नाम क्या है, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, नहीं तो हमें क्या लगेगा कि सब पांचों क्या कर रहा है, सन को ही ऑब्जर्व कर रहा है। सन को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, 5 में 4 सन को ऑब्जर्व करेगा, उसमें आदित्य L1 भी रहेगा, मगर उसमें एक जो है डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, वो क्या करेगा, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा उस जगह से। आया समझ में ना। और L1 हमारा न्यूएस्ट वन है। देखो इसलिए देखो यहाँ पे आदित्य हमारा जो इसरो है 3rd स्पेस एजेंसी बना दुनिया का, जिसने इस पॉइंट पे उतारा आफ्टर नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और आदित्य L1 5th ऑब्जेक्ट होगा, मगर सन के हिसाब से कहोगे तो ये 4th ऑब्जर्वेटरी होगा। आया समझ में ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो आदित्य L1 में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा इसमें रहेगा, पेलोड सब रहेगा। तो आदित्य L1 में देखो VELC, वेल्क, ये तुम्हारा कोरोनोग्राफ है, यानी कि जो सन का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसको अध्ययन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया आदित्य L1 में। समझे। आदित्य L1 का मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ जो जो क्या क्या काम करेगा। तो वेल्क जो है वो क्या करेगा, सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना को अध्ययन करेगा, तो गुत्थी तो वही ना जी, उसको सुलझाएगा, नंबर 1। दूसरा देखो सूट, SUIT, ये क्या करेगा कि यूवी रेडिएशन
है ना, उसका अध्ययन करेगा, वो टेलीस्कोप है यूवी, क्योंकि जानते हो यूवी नीचे नहीं पहुंच पाता है, रेडियो वेव्स ही पहुंच पाएगा, विजिबल रेज ही पहुंच पाएगा नीचे। यदि हमें गामा रेस को समझना है, हमें यूवी रेस को समझना है, तो हमें ऊपर ही बनाना पड़ेगा। तो वही है, ये यूवी रेस को अध्ययन करने के लिए तुम्हारा टेलीस्कोप बनाया गया है, आदित्य L1 में अटैच है ये। तीसरा देखो सोलेक्स एन हेल 10S1 हाँ आर टू स्टडी सोलर फ्लेयर, देख रहे हो ना, ये सोलर फ्लेयर्स को अध्ययन करने के लिए दिया गया, और कोरोना मास इजेक्शन को देख रहे हो ना, जो सन का जो मिस्ट्री है उसी को सुलझाने के लिए आदित्य L1 के साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है। एंड एस्पेक्स एंड पापा, ये क्या है तुम्हारा सोलर विंड और प्लाज्मा, प्लाज्मा समझ रहे हो ना, प्लाज्मा का मतलब कोरोना मास इजेक्शन, ठीक है, उसको अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। तो देखो ये सेट ऑफ डिजिटल मैग्नोमीटर भी लगाया गया ताकि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी समझ सके। तो देख रहे हो ना, ये टोटल जो आदित्य L1 में जो लगाया गया इंस्ट्रूमेंट, सब जितने भी सन से रिलेटेड मिस्ट्री है, समझे, चाहे वो सोलर फ्लेयर्स हो, चाहे वो सोलर विंड हो, समझ रहे हो ना, चाहे सोलर फ्लेयर्स हो, सोलर विंड हो, कोरोना मास इजेक्शन हो, इसी को अध्ययन करने, या चाहे कोरोना हो, इसी को अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा के वहाँ पे। देखो इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए काम करेगा, समझे, और कहीं ना कहीं हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। स्टूडेंट जो हम वर्क कर रहे हैं उस पर बहुत फ़ायदा होगा, और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा तो हम फर्दर उसको और अच्छी तरीके से प्रोसेस करके यूज़ कर रहे होंगे। आगे देखो, वाई इज आदित्य L1 कंसिडर यूनिक, क्यों ये सबसे खास है, अलग है स्टूडेंट, क्यों अलग है, क्योंकि आदित्य L1 जो है यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया गया वो पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स का मतलब हाई सोलर विंड, लिखो पार्टिकल्स का मतलब सोलर विंड है, फील्ड्स को, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन का मतलब सोलर फ्लेयर्स। ये तीनों शब्द का डेफिनेशन उस तरह समझो, पार्टिकल्स का मतलब क्या है, सोलर विंड है, फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन का मतलब क्या है, सोलर फ्लेयर्स है। देखो जो सबसे बड़ा गुत्थी उसी को अध्ययन करने के लिए भेजा है। तो बोला कि सन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं छोड़ता है, वो बहुत सारा तुम्हारा एनर्जाइज पार्टिकल्स भी छोड़ता है, और वही जो एनर्जाइज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है, अल्फा पार्टिकल्स, वही हीलियम पार्टिकल्स है, और बहुत सारा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स है। आया समझ में ना। हाँ, हम जानते हैं कि सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने आप में गुत्थी है ना, जितना जानते हो ना कि वही जो सन स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है, और सोलर मैक्सिमा, यही 2024 या 25 में तुम्हारा सोलर मैक्सिमा होगा, वी नो डैट। तो ये सब चीज़ भी अध्ययन करना है वहाँ पे। जो स्पेस क्राफ्ट देखो क्या देखेगा, सन का मैग्नेटिक फील्ड भी देखेगा, समझे, कैसे इसका असर सन के एक्टिविटीज़ पे पड़ता है, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन पे, क्योंकि कोरोनल मास इजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ही ना होता है जी, वहाँ से रिलीज होता है, समझे, वही कोरोनल मास इजेक्शन लिखा है कि मास वो प्लाज्मा छोड़ता है वहाँ से, हाँ, हाईली एनर्जाइज पार्टिकल छोड़ता है सोलर विंड के फॉर्म में, आखिर कैसे। तो इसी को अध्ययन करने के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट आदित्य L1 में इंस्टॉल किया गया, लगाया गया है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो विथ आदित्य L1 प्लेस्ड इन हॉलो ऑर्बिट अराउंड L1 व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जब हम L1 पॉइंट पे उतारे, हॉलो ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया, वहाँ पे थ्रस्टर भी यूज़ किए, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि बिना कोई रुकावट का हम सन को अच्छे से व्यू कर पाए, क्योंकि हम स्पेस में लगाए हैं। तो जो भी सन से हाईली एनर्जाइज पार्टिकल्स निकलेगा, कोरोनल मास इजेक्शन होगा, तो उसको बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, और जो सोलर एक्टिविटीज़ जो कंटिन्यूसली हो रहा है उसको हम ठीक से ऑब्जर्व कर पाएंगे बिना कोई टर्बुलेंस का, बिना कोई डिस्टर्बेंस का, नंबर 1। दूसरा क्या है कि जितने भी 7 पेलोड्स है, बताया ना, पेलोड सब 7 पेलोड्स सबको अलग अलग अध्ययन कर रहा है ना, फोटोस्फीयर को कोई अध्ययन करेगा, क्रोमोस्फीयर को अध्ययन करेगा, कोई कोरोना को अध्ययन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अध्ययन करेगा, पार्टिकल जो निकल रहा है उसको अध्ययन करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि पूरा सन का जो गुत्थी है सबको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखो L1 पे 4 पेलोड्स, वो सन को देखेगा, रिमेनिंग जो 3 पेलोड्स है वो क्या करेगा, तुम्हारा इन सिटू स्टडी, यानी कि वहाँ पे उतर के चीज़ों को चेक करेगा, वहाँ का फील्ड को चेक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सबको भी चेक करेगा। देखो 5 साल का मिशन है, मैं बता चुका हूँ। तो जो कोरोनल हीटिंग है, कोरोनल मास इजेक्शन है, प्री फ्लेयर, यानी कि फ्लेयर बनने से पहले का क्या स्थिति रहता है, वहाँ पे फ्लेयर के टाइम में क्या स्थिति रहता है, स्पेस वेदर में क्या क्या चेंजेस आता है, कैसे पार्टिकल्स प्रोपागेट करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेट करता है, वो सभी का जो सब हमारा अभी गुत्थी है, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने आदित्य L1 को छोड़ा है। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तुम लोग को। इसको बहुत अच्छे से वहाँ पे प्लेस कर देना, ज्योग्राफी के साथ मैच कर देना, बहुत अच्छे से और नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 18 नंबर, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर।
हाँ, ये देखो नीति आयोग ने खुद लिखा है, नीति आयोग ने बोला है ये चीज़, और ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 16 जनवरी को, हाल फिलहाल का चीज़ है, समझ रहे हो ना, 16 जनवरी मतलब कल परसों का ही बात है। तो यहाँ पे देखते हैं लगभग 25 करोड़ आदमी है, ठीक है, 25 करोड़ आदमी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकला है। और कब? जब मोदी जी का सरकार आया है। तो यदि ये, और ऐसा नहीं कि नीति आयोग भी बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी ऐसा बोला है, तो हम रिलाई कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन में। बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा किसी भी सरकार के लिए ऐसा। तो नीति आयोग ने कहा है कि लगभग 25 करोड़ आदमी तुम्हारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकला है जस्ट 5 ईयर्स में, समझे। और उसमें देखो उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा निकला गरीबी, बिहार से भी निकला और एमपी से भी निकला है। नीति आयोग का डिस्कशन पेपर से हमें समझ में आता है कि 2013 और 14 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो था लगभग 29% था, वो घट के 11% हुआ है। तो हम कहेंगे कितना रिडक्शन है, 29 से 11 करोगे कितना, लगभग 18% रिडक्शन हुआ है। 18% रिडक्शन होना बड़ी बात है कि नहीं। पहले 29 था, अभी 11 है, तो कितना 18% घटा ना जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट। यानी कि अब जो गरीब लोग हैं केवल 11% ही है, वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है। तो आगे देखो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक का, ये जो वर्ल्ड में भी संस्था है ना जी, जो निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे, तो वो लोग 10 इंडिकेटर को यूज़ करता है, और नीति आयोग ने जो निकाला है इसमें 12 इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। तो हम और 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स भी यूज़ किए हैं। आया समझ में ना। और इसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आखिर कैसे पता चले कोई आदमी गरीब है या फिर वो ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ कैसा है उसका, एजुकेशन कैसा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। यही 3 पैरामीटर को और डिवाइड करके हम 12 पैरामीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आया समझ में स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यदि कहोगे कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है उसमें 10 पैरामीटर यूज़ किया जाता है, और नीति आयोग ने क्या किया, 12 पैरामीटर यूज़ किया। क्या क्या पैरामीटर है तो देखो नीचे। तो पहले तो ब्रॉडली 3 पैरामीटर होता है, उसी को डिवाइड करके 12 पैरामीटर में कन्वर्ट किया है। पहला पैरामीटर क्या है, याद करो, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ। सेकंड क्या है, एजुकेशन, और तीसरा क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो ये सब चीज़ यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन मतलब हेल्थ हुआ ना। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चा जन्म हो रहा है वो कितना जीवित रह रहा है, यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कितना कम है। जितना कम है उतना ही कंट्री बेटर है, सही बात है कि नहीं है। तो चाइल्ड और एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, एडोलेसेंट मतलब क्या है कि जो युवा अवस्था में जो बच्चे लोग हैं उस कितने का डेथ नहीं हो रहा, कितना लोग जीवित है, अधिक जीवित है, इसका मतलब बहुत फायदा है उस कंट्री के लिए। और यदि ज़्यादा एडोलेसेंट का मोर्टेलिटी हो रहा है तो वो खराब चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि स्किल पावर खत्म हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला चीज़ खत्म हो रहा है। तो देखो न्यूट्रिशंस, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, माता का हेल्थ कैसा है। जानते हो ना हमारे इंडिया में वुमेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनीमिया का। यदि माता लोग एनीमिया से ग्रसित रहेगी तो प्रॉब्लम होगा बच्चे को फिर, समझे। एंड ये देखो ये 3 चीज़ ये तुम्हारा हेल्थ के लिए दिया गया है। बात समझो यहाँ पे, वो किसके लिए दिया गया है, हेल्थ के लिए दिया गया है। उसके बाद ईयर ऑफ स्कूलिंग है ना, स्कूल अटेंडेंस, ये जो 2 चीज़ है स्टूडेंट, ये 2 चीज़ किसके लिए है, तुम्हारा एजुकेशन के लिए, समझे ना। तो हमारे इंडिया में कितने बच्चे लोग कितने साल तक स्कूलिंग कर रहे हैं। यदि ज़्यादातर कर रहे हैं जिसका मतलब बेटर है सिस्टम है हमारा। मगर हाँ, स्कूल अटेंडेंस कितना है, आखिर स्कूल अटेंडेंस सही तो तुम्हारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा बाद में जाके। जितना बच्चा 12 पढ़ेगा उसी हिसाब से फिर कॉलेज दाखिला लेगा। तो नीचे का एजुकेशन भी उतना ही जरूरी है। यही कारण तो है कि हमारा संविधान में आर्टिकल 21 क्लॉज ए में लिखा गया ना, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। क्योंकि नीचे पढ़ाओगे तब ना बाबू ऊपर जाए, कि ऊपर जाकर डायरेक्ट एडमिशन लोगे। बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये मगर देखो चलो ठीक है, ईयर ऑफ स्कूलिंग लिए हमने एजुकेशन में, स्कूल अटेंडेंस लिए, मगर अभी भी इंडिया पे ये बात तो उठेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। इस पर तो खड़ा उठता है। हमारा जो यूनिवर्सिटी है 149 में एंट्री कर रहा है वर्ल्ड में, सवाल तो उठेगा ही उठेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पीछे है, रॉटन लर्निंग है हमारे भारत में, है ना। लोग सब पढ़ रहा है, सब फर्स्ट डिवीजन में ही खुश है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या फ़ायदा हुआ फिर, सब मुँह उठा के बोल देता, नंबर भी नहीं बताएगा, बोला फर्स्ट डिवीजन, पता चला 60.6 आया है, 60.6 आया है, बोला फर्स्ट डिवीजन। और जो बेचारा 90 लाया वो भी बोला फर्स्ट डिवीजन। वो छुपा लेगा, कौन छुपा लेगा।
यहाँ तो मैंने गलत ये वो बहुत गलत प्रैक्टिस लगा मुझे। हाँ, और गार्जियन फ़ोन करके बोलेगा मेरा बेटा फर्स्ट डिवीज़न आया है। फर्स्ट डिवीज़न कितना, 66, 61, 61 का कोई वैल्यू नहीं है। अरे 92 बाबू घूम रहा है 92 वाला ला के, उसका कोई इज्जत ही नहीं है। तुम 60 में तुम उछल रहा है, मैं तुम भी फर्स्ट डिवीज़न बोल रहा है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न बोल रहा है। तो हाँ, तो मेरा मेन बोलने का मतलब ये था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस पर तो थोड़ा काम करना चाहिए, नीति आयोग को इस पर थोड़ा बेटर काम करना चाहिए। अब उसके बाद देखो ये तो हो गया ना, एक क्या हो गया बच्चे लोग, फर्स्ट में क्या हुआ, हेल्थ देखे हम लोग, दूसरा एजुकेशन देखे, तीसरा क्या है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो कुकिंग फ्यूल। अब देखो उजाला योजना के अंतर्गत जोड़ते जाओ, उजाला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ एलपीजी सब्सिडी दिया गया, एलपीजी दिया गया, और 1600 हर कनेक्शन के ऊपर 1600 रुपया सरकार की तरफ सब्सिडी मिला है। 9 करोड़ बेनिफिशियरी है बच्चे लोग, बहुत बड़ी बात है। तो यही कारण है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला सब उसको बहुत फायदा हुआ है। पहले वो क्या, वो गोईठा वगैरह से बनाती थी, है ना, जरना वगैरह से बनाती थी खाना, और अभी एलपीजी से बन रहा है। तो एलपीजी तो तुम्हारा क्लीन फ्यूल है, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। दूसरा क्या, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत चेंज हुआ है पहले कंपेयर में। हर ड्रिंकिंग वाटर देखो, हर घर नल से जल योजना, है ना, तो ये बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी देखो, हर गांव में ही एक था ना मिशन की, हर गांव को ही इलेक्ट्रीफाइड करना है 2025 तक, और अभी तक हो चुका है, पूरा इंडिया में हो चुका है, पहले ही हमने कर दिया है। हाउसिंग देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, एसेट देखो, हाँ एसेट देखो, और बैंक अकाउंट देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना। बैंक अकाउंट तो हम 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए हैं, और उसमें ज़्यादातर महिलाओं का ही है बैंक अकाउंट। तो भारत का भारत सरकार का जो अभी रिसेंट टाइम का जो प्रोग्राम और पॉलिसी है, कहीं ना कहीं इसने स्पेशली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया है। इस तरह कंक्लूड कर सकते हो तुम, आया समझ में ना। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि जिसके वजह से 25 करोड़ आदमी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से निकला है। मल्टी पॉवर्टी समझ में आ गया ना, ये 12 पैरामीटर, 3 पैरामीटर को डिवाइड करके 12 पैरामीटर में डिवाइड वो किए, हम लोग कन्वर्ट किए। और वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या है, 10 पैरामीटर होता है, हमने 2 पैरामीटर को और एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो नीति आयोग ने निकाला है, इसमें उसने क्या किया है, अल्केयर फोस्टर मेथोलॉजी यूज़ किया गया है। मतलब एक तरीका है निकालने का, याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये मेथोलॉजी से तुम्हारा बनाया है इसने। अब देखो ऐसा नहीं है कि खाली आंकड़ा मिला दिया, वर्ल्ड बैंक भी जो पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है उसने भी कहा है कि भारत का अभी 10% है, और हम इधर तुम्हारा नीति आयोग भी 11% कह रहा है, तो मिल तो गया, मैच तो कर गया। यानी कि मोदी जी के राज्य में गरीबी घटा है, और भी गरीबी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में केवल हम खाली पैसा ही नहीं देखते, हम हेल्थ भी देख रहे होते हैं, हम एजुकेशन भी देख रहे होते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा तुम्हारा गरीबी घटा है, तो देखो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जानते हो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 20 से लेकर 25 करोड़ का जनसंख्या होगा उत्तर प्रदेश में, तो है ना। तो उत्तर प्रदेश देखो टॉप किया है, क्योंकि उसमें लगभग 6 करोड़ आदमी पॉवर्टी से निकला है। उसके बाद बिहार है, बिहार लगभग 4 करोड़, और उसके बाद एमपी देखो लगभग 2.5 करोड़ है। समझ में आ गया ना। तो देखो जितने भी 12 इंडिकेटर्स है सब में इंप्रूवमेंट दिखा है, जब से मोदी जी आए हैं और अभी तक ये 9 साल में इंप्रूवमेंट दिखा है। और इसलिए लगभग 25 करोड़ आदमी ये 9 साल में पॉवर्टी इंडेक्स से निकला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकला है स्टूडेंट। बहुत बड़ी बात है, यानी कि पर ईयर कहोगे तो लगभग 2.75 करोड़ निकला है, और इसको इंटू कर दोगे 9 से तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना, लगभग 25 करोड़ आदमी निकला है गरीबी से। और वही बोला कि जो सरकार का अब जो एफर्ट, अभी तो 11% है, डबल डिजिट में है ना, सरकार का एफर्ट ये है कि हम इसको बहुत 1% तक ले जाएंगे, समझे, मतलब 1 डिजिट तक ले जाएंगे, और कोशिश करेंगे जितना कम कर सके उतना बेटर है। सही बात है, यही होना चाहिए। तो नीति आयोग रिपोर्ट देखो ये बोला है कि यस, देखो यहाँ बोला कि कोशिश करेंगे हम 2024 तक, अब देखो 24 आ ही गया, 2024 तक 11% से क्या करना है, सिंगल डिजिट में ले जाना। सिंगल डिजिट मतलब 9, मैक्सिमम सिंगल डिजिट क्या है 9 है ना, तो 11 से हम कम से कम 9, 8, 7 तक ले जाएं, सिंगल डिजिट में ले जाएं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट 2013-14 से लेकर 2022 और 23 9 ईयर्स में सरकार ने बहुत सारा अपना इनिशिएटिव चलाया, जो कि मैंने कहा है तुम लोग को, है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उजाला योजना, ये सब, हर घर नल से जल योजना, है ना, स्वच्छ भारत मिशन, तो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अब जहाँ तक सवाल है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जानते हो SDG 1.2, उसमें बोला गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटाना है।
एटलीस्ट हाफ करना है 2030 तक, तो बिल्कुल हम उसी रास्ते निकल पड़े हुए हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि 9 ईयर्स का ये आंकड़ा आया कैसे, कैसे बनाया सरकार ने, तो ये आंकड़ा सरकार ने इस तरह बनाया है बच्चे लोग कि 2013 और 14 में जितने भी गरीब थे और 2022 और 23 में जितने भी गरीब थे, ठीक है, उसके बाद देखो उससे पहले 2005 और 6 में, 2015 और 16 में, 15 और 16 और 19 और 21 में, ये फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें काउंट किया गया, यानी कि 2005 और 6 में काउंट किया गया, 2015 और 16 में काउंट किया गया, 15 और 16 में फिर काउंट, वही 15 और 16 में, फिर 19 और 21 में काउंट किया गया। ये काउंट करके और फिर 13 से लेके, वही 13 और 14 से लेके अभी तुम्हारा जो 22 और 23 उसमें निकाला गया। ऐसा नहीं कि ये पूरा चला है, कुछ कुछ ईयर का लिया गया, उस हिसाब से गुना भाग करके ये निकाला गया कि 9 ईयर्स में इतना 25 करोड़ आदमी का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकला है। ये अचीवमेंट है सरकार का, समझ गए ना, कंप्लीट। लास्ट देखो यहाँ पे GS/2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 14 जनवरी को। तो देखो मामला क्या है, DPP इसका मतलब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है, ये ताइवान का पार्टी है, ये जीता है और ये 3rd टर्म है। इससे पहले लेडी थी ना, और अभी लेडी नहीं है, अभी विलियम लाई है जिसका नाम लाई चिंगते, ठीक है, ये है। तो अभी लेडी नहीं है, वो प्रेसिडेंट लेडी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, अभी मगर पार्टी वही है, सेम पार्टी है, समझे। कल तुम लोग बोल रहे थे मगर इसमें पता चला ऐसा नहीं है। तो लाई तेंगटे ही हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखो कंफ्यूज मत हो ना, जो मेन लैंड चाइना है अभी, जो जी जिनपिंग का चाइना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ताइवान है, बढ़िया सुनो, ताइवान को क्या बोलते हैं, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पे कुछ कुछ समझना होगा तुमको। जो मेन लैंड चाइना है जिसका जी जिनपिंग मुखिया है, जी जिनपिंग कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी कंट्री ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित करे, और जो जो कंट्री करता है तो उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज काट लेता है, ये बोलता है कि हम तुमसे नहीं करेंगे। यदि मेनलैंड चाइना से मेनलैंड चाइना मतलब जी जिनपिंग का जो चाइना है, जो हम चाइना का जो कल्पना करते हैं, यदि मेनलैंड चाइना से आपको डिप्लोमेटिक टाइज रखना है तो आपको ताइवान, आप इंडिपेंडेंट कंट्री आप वो नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, नंबर 1। तो दुनिया में मात्र 10 से लेकर 12 कंट्री है जिसने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया, भारत भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये बात समझ लो। हाँ, US भी नहीं करता है। और चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान हमारा ही हिस्सा है, और इसलिए ताइवान को वो लोग नाम दिया है मेनलैंड चाइना की चाइनीज ताइपे, बोलो उसको, क्या बोलो, चाइनीज ताइपे, समझ गए ना। ताइवान जो है वो क्लेम करता है कि हम इंडिपेंडेंट है, और ताइवान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है स्पेशली सेमीकंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कि तुम उसको नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते हो, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम जानते हैं ये चीज़। हाँ, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है ताइवान, यू नो डैट ना, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, तो देखो लाई जो जीता है इस बार, उसको लगभग 40% वोट मिला है, जबकि इसका जो राइवल था, राइवल मतलब जो प्रो चाइनीज था, जो चाहता था कि मेन लाइन चाइना के हिसाब से हम काम करेंगे यदि जीतेंगे, तो उसको मिला है 33%, और TPP पार्टी को 26% मिला है, तो जीत गए 40% से, समझ गए ना। कोशिश तो किया बाबू, तुमको नहीं लगता कि इतना बड़ा चाइना कोशिश तो कितना इलेक्शन में धांधलीबाजी किया होगा, उसके बाद भी नहीं जीत पाया, पूरा तंत्र लगा दिया होगा वहां से, समझे। और जानते हो कि कैसे बना है ताइवान, ये भी पता होगा तुम लोग को, कि माओ जेडंग जैसे ही आया तो माओ जेडंग ने क्या किया कि वहाँ का जो नेशनलिस्ट पार्टी उसको खदेड़ दिया, और वो आके ताइवान में शरण ले लिया, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बना लिया मेनलैंड में, और ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी आ गया, और तब से ये ताइवान अपना ही एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बन के वो रह रहा है। मगर कभी भी जो मेन चाइना है वो कभी भी वो मतलब कहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं, इसका मतलब आप मेरे अंदर ही हो, क्योंकि हम जब आक्रमण किए तो आप भाग गए वहाँ पे, तो हमारा ही एरिया है। मगर उसके बावजूद भी ताइवान बोलता है कि नो आई एम इंडिपेंडेंट, और इसके लिए जानते हो कि ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, और हर समय तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट करेगा किसको, ताइवान को। इस बार देखो यूनाइटेड स्टेट्स कितना खुश होगा इस रिजल्ट से, क्योंकि वहाँ पे उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, बात समझे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, चाइना बोल रहा है कि देखो चाइना ने क्या बोला कि ये सेपरेटिस्ट है और ये ताइवान इंडिपेंडेंस का सपोर्टर है, बिल्कुल बोलेगा लाई वो इसको विलियम लाई को, समझे। अब देखो चाइना कर क्या रहा है, ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स अपनाता है। ग्रे
ग्रे जोन वार टैक्टिक्स मतलब क्या, तुमको दिखेगा नहीं, अंदर ही अंदर गोपनीय रूप से कुछ मिलिट्री ड्रिल कर दिए, ताइवान के पानी में चले गए, वहाँ पे कुछ कर दिए, खाली डर दिखा दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स। वही बोला ना कि शिप भेज दिए, एरोप्लेन भेज दिए ताइवान स्ट्रेट में, तो डरा दिए, वहाँ पे मॉक ड्रिल कर लिए, ताकि ताइवान को डर रहे कि भाई चाइना कभी भी आक्रमण कर सकता है। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये देखो अब आखिर क्या रीज़न है कि ताइवानीज जो यूथ लोग हैं ज़्यादा वोट दिए हैं और वहाँ पे ऐसा सरकार चुन के लाए हैं जो कि ताइवान को इंडिपेंडेंट देखना चाहता है। क्योंकि जो यंग जो ताइवानीज लोग हैं, ताइवान के जो यंग लोग हैं, उसको हांगकांग का एपिसोड याद है। अब देखो 1997 में, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, 1997 में चाइना और ब्रिटिश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कम से कम 50 साल के लिए 2047 के लिए हांगकांग अपना इंडिपेंडेंट इंजॉय कर सकता है, ऑटोनॉमी इंजॉय कर सकता है। मैं उससे पहले ही देखो ज़बरदस्ती चाइना ने थोपा हांगकांग पे और वहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे। तो ये चीज़ पता है कि चाइनीज़ लोग ये उल्लंघन किया साइनो ब्रिटिश एग्रीमेंट का, और क्योंकि कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से 2047 के बाद लेना चाहिए था। मैं उससे पहले ही शी जिनपिंग वहाँ हांगकांग में प्रयास कर दिया। याद है ना तुमको, मकाओ हुआ, हांगकांग हुआ, वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है चाइना का, देख रहे हो वहाँ पे। हाँ, तो देखो वही बोला ना कि जो देखो यहाँ पे जो हांगकांग का जो अम्ब्रेला मूवमेंट था, समझे, वो पूरी तरीके से क्रश कर दिया, इसने पूरा क्रैक डाउन कर दिया। तो यही चीज़ है ताइवानी को, जो ताइवानीज लोग हैं उसको पता है कि भाई जब ये हांगकांग को नहीं छोड़ा, जब इसने साइनो ब्रिटिश एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, तो हमको कहाँ छोड़ेगा। इसलिए बिल्कुल प्रो चाइनीज़ पार्टी को जिताना ही नहीं है, ऐसे पार्टी को जिताना है जो ताइवान का भला सोचे, जो ताइवान का इंडिपेंडेंट का बात करे। और देखो फलस्वरूप उसको 40% मिला है शेयर, वोट शेयर, इससे चाइना का और बढ़ेगा टेंशन। तो देखो सेंस ऑफ लोकल आइडेंटिटी कंटिन्यूज। देखो अभी भी ताइवान लोग अपने आप को, ताइवानीज लोग अपने आप को मेन चाइनीज लैंड से अलग ही समझता है, वो अपना आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना चाहता है, समझे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि देखो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा कि यूनिफिकेशन तो जरूरी है, हम करके रहेंगे। KMT देखो पार्टी क्या है यूनिफिकेशन के लिए, बस उसको 33% मिला वोट, अजीता ये तुम्हारा ये है ना, तो जान ही रहे हो ये चीज़। क्योंकि ताइवानी जो यूथ है उसको अपना लोकल आइडेंटिटी से मतलब है। देखो यहाँ पे सनफ्लावर मूवमेंट हुआ था 2014 में, इसमें कोशिश यही था कि जो ताइवानीज का जो अपना आइडेंटिटी है उसको वो इंटैक्ट रखे, उसको बोले कि हम मेनलैंड चाइना से हम अलग हैं। और ये मूवमेंट बहुत बड़ा योगदान दिया है ताइवान को कि अपने आइडेंटिटी को लेके उभरने का, अपने आइडेंटिटी को फिर से दिखाने का। तो यही कारण है कि अभी वहाँ के जो ताइवान के जो यंग लोग हैं वो अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिटी दिखा रहे होते हैं मेनलैंड चाइना से, और ये कारण है कि जीता है वहाँ पे। देखो लास्ट देखो वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट, देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यही नहीं बोलेगा कि हाँ ताइवान ने फाइट किया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। क्योंकि जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का अपना वही जियो स्ट्रेटेजी की इंटरेस्ट छुपा हुआ है ना। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कोशिश तो यही था कि किसी तरह चाइना को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। और देखो अब देखो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही होगा स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं। तो वही लिखा गया, व्हेन द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पावरफुल नेशन ओवर इट्स इनेबिलिटी। अब देखो सेकंड पावरफुल तो चाइना ही है, चाहे जीडीपी के टर्म्स में तुम बात करो, चाइना यूएस के बात कौन है, यही है। फ्रस्ट्रेट नहीं होगा क्या ये? आज देखो मात्र 100 नॉटिकल माइल्स दूर है ना, ज़्यादा दूर तो है नहीं, है ना। इसका मतलब 180 किलोमीटर दूर है वो, 1 नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर है कि नहीं, मात्र 180 किलोमीटर दूर है। मैं उसको चाह के भी वो अपना नहीं बना सका, तो ये एक तो फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और बिल्कुल आने वाले समय में टेंशन लगा रहेगा, जैसा टेंशन अभी बना हुआ है। और इस पे अनडाउटली यूनाइटेड स्टेट्स अपना रोटी सेकेगा, पॉलिटिक्स सेकेगा अपना आराम से। दैट्स इट, कंप्लीट।